हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने आगे क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एमजीकेवीपी काशी विद्यापीठ के सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटीज जहाँ की आपका बेसिक इकोनॉमिक्स पूछा जाता है उसके बारे में भी ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जहाँ की बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में या बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये है, दैट इज व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड देन द कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब भी किसी भी वस्तु का बात किया जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो उस इकाई की लागत को क्या कहते हैं। कुल लागत कहते हैं, औसत लागत कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं या परिवर्तनशील लागत कहते हैं। यही आपका पहला ऑप्शन है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, as the quantity of production increases the distance between ABC and AC, या यूं कहें तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी ABC एवं AC के बीच की दूरी, पहला ऑप्शन है बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन है स्थिर, दूसरा ऑप्शन है घटना, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहेगी या चौथा ऑप्शन है दोनों समानांतर होंगी। वहीं अगर बात किया जाए तो पहला ऑप्शन दिया है इट विल इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन दिया है इट विल डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन दिया है इट विल रिमेन स्टेबल या फिर चौथा ऑप्शन दिया है बोथ विल बी पैरेलल। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन इसका होगा विल डिक्रीज। ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच, पहला ऑप्शन दिया है आर पेड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑनर ऑफ द अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन है द प्रोड्यूसर रिसीव इन रिटर्न फॉर द मीन्स ऑफ हिज ऑनरशिप, तीसरा ऑप्शन है प्रोड्यूसर बियर्स ओनली व्हाइल प्रोड्यूसिंग, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। या यूं कहें तो स्पष्ट लागत वे लागतें हैं जिनको पहला उत्पादनकर्ता अन्य उत्पादन के साधनों के बदले उनके स्वामियों को देता है, दूसरा ऑप्शन है उत्पादनकर्ता अपने स्वामित्व के साधनों के बदले प्राप्त करता है, और तीसरा ऑप्शन है उत्पादनकर्ता उत्पादन करते समय ही वहन करता है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आर पेड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑनर्स ऑफ द अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या यूं कहें तो उत्पादनकर्ता अन्य उत्पादन के साधनों के बदले उनके स्वामियों को देता है, और यही कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या इसी को हम लोग हिंदी में स्पष्ट लागतें या एक्सप्लिसिट लागत कहते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द नोशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज्यूम्स दैट अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मे बी पॉसिबल, बी नॉट पॉसिबल, सी आर लिमिटेड एंड डी नन ऑफ दिस। या यूं कहें तो अवसर लागत की धारणा यह मानकर चलती है कि उत्पादन के साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, पहला ऑप्शन है संभव हो सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है संभव नहीं होते हैं, तीसरा है सीमित होते हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मे बी पॉसिबल, मतलब संभव हो सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, when marginal cost is less than average then average cost, कह रहा है कि जब हमारा सीमांत लागत हमारे औसत लागत से कम होता है, जब हमारा सीमांत लागत औसत लागत से कम होता है तब औसत लागत क्या होती है? गिरती है, या फिर दूसरा दिया है बढ़ती है, तीसरा है न्यूनतम है, और लास्ट है
शून्य रहती है। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी मिनिमम या फिर ऑप्शन डी रिमेन्स जीरो। तो जब भी आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से या यूं कहें तो सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो उस दौरान आपका जो भी एवरेज कॉस्ट है ना वो फॉल करता है या जो आपका औसत लागत है वो गिरता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट्स या जो आपका उत्पादन फलन है ये हमें क्या बताता है? उत्पादन की मात्रा का भौतिक संबंध, उत्पत्ति के साधनों का भौतिक संबंध, उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध। चौथा, कुल आय तथा कुल विनियोग का पारस्परिक संबंध, या यूं कहें तो पहला ऑप्शन ए फिजिकल रिलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, बी फिजिकल रिलेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सी फिजिकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर डी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये एक तरह का भौतिक संबंध है उत्पत्ति या यूं कहें तो उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध है। उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में कैसा संबंध है? भौतिक संबंध है, या यूं कहें तो फिजिकल रिलेशनशिप है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे या अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सच अ प्रोडक्शन फंक्शन कॉल्ड व्हेन द अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट एंड वन फैक्टर रिमेन्स वेरिएबल। उस उत्पादन फलन को क्या कहते हैं जब अन्य साधन स्थिर तथा साधन परिवर्तनशील रहता है? पहला है अल्पकालीन, दूसरा है ऑप्शन या दूसरा विकल्प है दीर्घकालीन, तीसरा है मध्यकालीन या चौथा है कोई नहीं। या यूं कहें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, थर्ड मेडिवल या लास्ट नन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शॉर्ट टर्म, यानी कि अल्पकालीन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है व्हेन टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल आउटपुट। जब टोटल आउटपुट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल आउटपुट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, या एनी ऑफ दिस सिचुएशंस आर पॉसिबल। या यूं कहें तो हिंदी में यही दिया है आपका फर्स्ट या पहला धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, तीसरा शून्य होता है, या चौथा इनमें से कोई भी स्थिति संभव है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है, जीरो होता है। जब भी आपका टोटल आउटपुट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल आउटपुट क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। या यूं कहें तो कुल उत्पाद जब आपका अधिकतम होता है तो आपका सीमांत उत्पादन या सीमांत उत्पाद आपका शून्य होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे या अगले क्वेश्चन पे, और आपका अगला क्वेश्चन है, in case of increasing in return after the point of inflection the TP curve towards the x-axis is। या यूं कहें तो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में मोड़ के बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद टीपी वक्र या टीपी कर्व x अक्ष के प्रति यानी कि x एक्सिस के टुवर्ड्स क्या होता है? कन्वेक्स या फिर उन्तोदर होता है, कनकेव या फिर अवंतोदर होता है, सी ए एवं बी दोनों संभव है, या डी इनमें से कोई नहीं। या यूं कहें तो कन्वेक्स, कनकेव बोथ पॉसिबल, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कनकेव होता है, अवंतोदर होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द थर्ड केस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? एपी इज नेगेटिव, एमपी इज नेगेटिव, सी दिया है बोथ एपी एंड एमपी आर नेगेटिव, या डी टोटल आउटपुट इंक्रीज। या यूं कहें तो एपी ऋणात्मक होती है, एमपी ऋणात्मक होती है, एपी तथा एमपी दोनों ऋणात्मक होती है, या कुल उत्पादन बढ़ता है। यानी परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था में आपका एपी ऋणात्मक होता है कि एमपी ऋणात्मक होता है,
एपी तथा एमपी दोनों ऋणात्मक होती है या कुल उत्पादन बढ़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका एमपी है वो ऋणात्मक होता है, या यूं कहें तो आपका जो एमपी है वो नेगेटिव होता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे या अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है, इन केस ऑफ निगेटिव रिटर्न्स या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर इज नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव, सी ए एंड बी बोथ, या डी नन ऑफ द अबव इज ट्रू। या वही कहें तो पहला ऑप्शन दिया है स्थिर साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है, परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है, सी ए और बी दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव, या यूं कहें तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है या हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता, या यूं कहें तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज, बी इंक्रीज, सी इज मिनिमम, या फिर डी इज मैक्सिमम। या यूं कहें तो पहला ऑप्शन दिया है घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा न्यूनतम होती है, या अंतिम अधिकतम होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डिक्रीजेस। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो एंड्स वेयर, या यूं कहें तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था समाप्त होती है कहां? जहां एमपी अधिकतम होता है, जहां एपी अधिकतम होता है, जहां एपी वक्र एमपी को ऊपर से काटे, चौथा एमपी वक्र एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु ऊपर से काटे, या यूं कहें तो पहला ऑप्शन है एमपी इज मैक्सिमम, एपी इज मैक्सिमम, सी है कट एपी ऑन एमपी फ्रॉम अबव, एमपी कर्व इंटरसेक्ट एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एमपी कर्व इंटरसेक्ट एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम, या यूं कहें तो एमपी वक्र एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटे, तो उस दौरान आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो एंड होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इफ एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज द एपी विल नेसेसरली बी, या परिवर्तनशील साधन का एमपी बढ़ने की दशा में एपी आवश्यक रूप में घटेगी, अधिकतम होगी, बढ़ेगी, शून्य होगी, या यह कहें तो विल डिक्रीज, बी मैक्सिमम, विल इंक्रीज, या फिर विल बी जीरो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका है विल इंक्रीज, या यूं कहें तो एपी ऐसे केस में बढ़ेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बढ़ेगी, या फिर सी ऑप्शन विल इंक्रीज। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, when total productivity falls then the variable factor of labor, या यूं कहें जब कुल उत्पादकता गिरती है तब परिवर्तनशील साधन श्रम की एपी शून्य होती है, एमपी शून्य होती है, एपी ऋणात्मक होती है, एमपी ऋणात्मक होती है, या यूं कहें तो एपी जीरो, दूसरा ऑप्शन है एमपी इज जीरो, थर्ड ऑप्शन है एपी इज नेगेटिव, और फोर्थ ऑप्शन है एमपी इज नेगेटिव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमपी निगेटिव होता है या एमपी ऋणात्मक होती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, हु गिव द व्यू
that indivisibility of resources generates internal savings, या यूं कहें तो साधनों की अविभाज्यता आंतरिक बचत उत्पन्न करती है। यह मत किसने दिया? कैल्डॉर, श्रीमती रॉबिन्सन, सी ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्डॉर ने भी और श्रीमती रॉबिन्सन ने भी, इन दोनों ने मिलकर इस व्यू को बताया कि जो इंडिविजिबिलिटी है रिसोर्सेज का वो इंटरनल सेविंग्स या आंतरिक बचत देती है। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, या यूं कहें तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता क्या है? आंतरिक बचत, बाहरी बचत, आंतरिक व बाहरी दोनों बचतें, और अंतिम है इनमें से कोई नहीं। या पहला ऑप्शन है इंटरनल सेविंग, सेकंड ऑप्शन एक्सटर्नल सेविंग, थर्ड ऑप्शन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेविंग, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेविंग, यानी कि जो जनरल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन है वो आंतरिक एवं बाहरी दोनों बचतें देता है। या यूं कहें तो जो आपका श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का जो विशिष्टीकरण है ये उत्पन्न करता है आंतरिक एवं बाहरी दोनों बचतें। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? मार्केटिंग इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी, लेबर इकोनॉमी, या ऑल ऑफ दिस। या यूं कहें तो निम्न में से किस बड़े पैमाने की बचतों में शामिल नहीं किया जाता है? मशीन का प्रयोग, विपणन मितव्यता, प्राविधिक मितव्यताएं, श्रम मितव्यताएं, या इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्केटिंग इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी, लेबर इकोनॉमी, इन सब में आपका आंतरिक मितव्यता या यूं कहें तो इंटरनल इकोनॉमी होता है। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लार्ज स्केल सेविंग्स, या निम्न में से किसे बड़े पैमाने की बचतों में शामिल नहीं किया जाता है? पहला है मशीन का प्रयोग, दूसरा है विज्ञापन, तीसरा है श्रमिकों की विशेषता, चौथा है श्रम संबंध में सुधार। या यूं कहें तो पहला ऑप्शन है मशीन यूज, दूसरा है एडवर्टाइजिंग, तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर्स, और चौथा है इंप्रूवमेंट इन लेबर रिलेशंस। तो पहला आपका है मशीन का प्रयोग, दूसरा है विज्ञापन, तीसरा है आपका श्रमिकों की विशेषता या श्रम संबंध में सुधार। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विज्ञापन या फिर एडवर्टाइजमेंट, जहां की या फिर यूं कहें तो विज्ञापन लार्ज स्केल सेविंग्स में इंक्लूडेड नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग को हम लोग लार्ज स्केल सेविंग्स या बड़े पैमाने की बचतों में शामिल नहीं करते हैं, विज्ञापन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सेविंग, इनमें से कौन आपका आंतरिक बचत है? डिवीजन ऑफ लेबर, सेविंग ऑफ सब मटेरियल्स, यूज ऑफ मशीन, या ऑल ऑफ द अबव। या यूं कहें तो श्रम विभाजन, उप पदार्थों की बचत, मशीन का प्रयोग, या इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी के सभी आपके जो है वो इंटरनल सेविंग का ही एक फॉर्म है। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, सेविंग ऑफ सब मटेरियल्स हुआ, यूज ऑफ मशीन हुआ, या यूं कहें तो श्रम विभाजन, उप पदार्थों की बचत, मशीन का प्रयोग। तो ये सभी के सभी आपके इंटरनल सेविंग में ही शामिल होते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेविंग्स इज एन इंटरनल सेविंग, इनमें से एक्सटर्नल सेविंग, इनमें से कौन सी बचत बाह्य बचत है? या यूं कहें तो इनमें से कौन सा बचत आपका एक्सटर्नल सेविंग है? तो अगर बात किया जाए ट्रेनिंग सिस्टम, चीप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दैट इज योर ऑल ऑफ दिस। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उदाहरण है।
आंतरिक बचतों का, बाहरी बचतों का, ए एवं बी दोनों का, या इनमें से सभी असत्य है। या यूं कहें तो डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, या ऑल ऑफ दिस आर फॉल्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनल इकोनॉमीज के ही ये सब उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है द इकोनॉमीज दैट आर जनरली अवेलेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड। या यूं कहें तो प्रायः समान रूप से किसी उद्योग की सभी फॉर्म की उपलब्ध होने वाली मितव्यताएं कहलाती हैं। आंतरिक मितव्यताएं, बाह्य मितव्यताएं, या ए एवं बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। या यूं कहें तो पहला ऑप्शन दिया है आपका इंटरनल इकोनॉमिक्स, दूसरा एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, तीसरा ए एंड बी बोथ, या फिर चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, या यूं कहें तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है द सेविंग्स ऑफ स्केल आर। या यूं कहें तो पैमाने की बचतें होती हैं आंतरिक, बाह्य, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही आपके सेविंग्स ऑफ स्केल होते हैं, या आंतरिक और बाह्य दोनों ही आपके पैमाने की बचतें होती हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है वेरिएबल कॉस्ट आर। या यूं कहें तो ये जो आपका परिवर्तनशील लागत है या परिवर्तनीय लागतें हैं, ये कैसी लागत है, शुभ लागत, स्थिर लागत से गुणित लागत जो उत्पादन के स्तर के साथ बदलती है, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के परिणाम स्वरूप कुल लागत में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। या यूं कहें तो संक कॉस्ट, बी मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, सी कॉस्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, या फिर डी डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लागत जो उत्पादन के स्तर के साथ बदलती हैं, या कॉस्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉस्ट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। या कौन सी लागत उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, औसत लागत, सीमांत, निश्चित लागत, या परिवर्तनीय लागत, या एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी ये कॉस्ट है? तो ये जो कॉस्ट है ये आपका है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ आपका बढ़ता रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी परिवर्तनीय लागत या फिर वेरिएबल कॉस्ट। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लिसिट कॉस्ट्स आर इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बी कंप्राइज्ड entirely of variable cost, C payment for self employed resources, या फिर D always greater in short run than in long। या कुल निश्चित लागत के बराबर होती है निहित लागतें, पूरी तरह से परिवर्तनीय लागत होती है निहित लागतें, या स्वरोजगार संसाधनों के लिए भुगतान करती है निहित लागतें, हमेशा लंबे समय की तुलना में अल्पावधि में अधिक होती है निहित लागतें। इनमें से सही कथन क्या है? इनमें से जो सही कथन है या जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आपका है कि जो ये निहित लागतें हैं या फिर ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये आपका पेमेंट होता है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, या यूं कहें तो स्वरोजगार संसाधनों के लिए एक तरह का भुगतान होता है निहित लागत। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है द प्रोडक्शन फंक्शन इनकॉर्पोरेट्स द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ। या यूं कहें तो जो ये आपका उत्पादन फलन है इसमें शामिल तकनीकी रूप से कारगर तरीका होता है उत्पादन प्रक्रिया फलन या ये सभी। या यूं कहें तो पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन प्रोसेस फंक्शन ऑल ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोडक्शन। या यूं कहें तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये टेक्निकली एफिशिएंट मेथड होता है उत्पादन का, या यूं कहें तो उत्पादन फलन ये शामिल करता है तकनीकी रूप से कारगर तरीका उत्पादन। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे,
या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोक्वेंट स्लोप इज डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, डाउनवर्ड टू द राइट, फिर अपवर्ड टू द लेफ्ट या अपवर्ड टू द राइट। तो सही हो जाएगा या सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि जो आपका आइसोक्वेंट ढलान होता है वो नीचे बाईं ओर, नीचे की ओर दाईं ओर होता है, ऊपर बाईं ओर होता है, या फिर ऊपर की ओर दाईं ओर होता है। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर की ओर दाईं ओर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई या फिर पैमाने पर रिटर्न लागू होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इन द लॉन्ग रन, दूसरा ऑप्शन दिया है व्हेन ऑल द फैक्टर्स कैन बी चेंज, तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी कंडीशन, और चौथा ऑप्शन है इन नन ऑफ द अबव कंडीशन। यह पहला विकल्प है लंबे समय में जब सभी कारकों को बदला जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों स्थितियों में, या अंतिम ऑप्शन दिया है आपका उपरोक्त शर्तों में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, या सही उत्तर क्या होगा, ट्रू आंसर क्या होगा स्लीप। तो इसमें से उपयुक्त शर्तों में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज कॉल्ड, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को और क्या कहा जाता है, रियल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, मॉनेटरी थ्योरी, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसे हम लोग मार्जिनल थ्योरी कहते हैं। तो जो आपका सीमांत उत्पादकता है इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, वास्तविक सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, मौद्रिक सिद्धांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वास्तविक सिद्धांत या फिर रियल थ्योरी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आइटम इज इंक्लूडेड इन द मनी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। इनमें से कौन निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु को मौद्रिक लागत में शामिल है, या फिर अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आइटम इज इंक्लूडेड इन द मनी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। वस्तु के मनी कॉस्ट में या वस्तु के मौद्रिक लागत में क्या शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी के सभी आपके वस्तु या फिर कमोडिटी के मनी कॉस्ट में शामिल है, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी, नॉर्मल प्रॉफिट भी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है टीसी is equals to AFC plus ABC, AC is equals to AFC plus ABC, AC is equals to AFC plus TVC, या AC is equals to TFC plus TVC। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो ध्यान दीजिएगा TC is equal to AFC plus ABC नहीं होता है, TC is equals to TFC plus TVC होता है, यानी कि ये पहला तो नहीं होगा। दूसरी अगर बात करें तो AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस ABC, तीसरा दिया है AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस TVC, ये भी नहीं होगा। चौथा दिया है AC इज इक्वल्स टू TFC प्लस ABC, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस ABC। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कुल निश्चित लागत या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इज जीरो एट जीरो प्रोडक्शन लेवल, या डी डिक्रीजेज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज, या यूं कहें तो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है कुल निश्चित लागत। दूसरा दिया है उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र है, तीसरा दिया है शून्य उत्पादन स्तर पर शून्य है, या चौथा दिया है उत्पादन में वृद्धि के साथ कमी होती है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये आपका डिपेंड क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे। तो अगर बात किया जाए तो ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक तरह से इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है, जीरो नहीं होता है भाई प्रोडक्शन लेवल पे।
कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, और ना ही ये प्रोडक्शन के बढ़ने पर यानी कि प्रोडक्शन के घटने और बढ़ने का असर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे तो नहीं ही होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर किसी का असर नहीं पड़ता है। जैसे कैसे बनता है और कैसे ही बनता है आपका टीएफसी, तो ऐसे रहता है और यहाँ से आपका ओरिजेंटल होता है। चाहे आपका टीबीसी मतलब कहने का है प्रोडक्शन के बढ़ने और घटने का असर या उत्पादन के बढ़ने और घटने का प्रभाव या फिर असर हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या कुल निश्चित लागत पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आर एसोसिएटेड विथ, या यूं कहें तो परिवर्तन अनुपात का नियम किसके साथ जुड़ा हुआ है, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आर एसोसिएटेड विथ। तो पहला है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो सही क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही हो जाएगा आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस, या यूं कहें तो अल्पकालिक उत्पादन कार्य, लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्शन फंक्शन, सी दोनों ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, या अल्पकालीन उत्पादन कार्य। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुपात के नियम अंतर्गत विवर्तन बिंदु कहां स्थित होता है, या यूं कहें तो वेरिएबल या अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज सिचुएटेड वेयर। अभी मैंने अभी बताया था आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है या विवर्तन बिंदु कहां स्थित होता है, जहां एपी इज मैक्सिमम, एमपी इज मैक्सिमम, टीपी इज मैक्सिमम, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही क्या होगा इसका? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एमपी इज मैक्सिमम। जहां एमपी आपका मैक्सिमम होता है, या एमपी जहां आपका सीमांत उत्पाद जहां आपका अधिकतम होता है, वहां पर आपका परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत विवर्तन बिंदु स्थित होता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के दूसरे चरण में श्रम की औसत उत्पादकता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है न्यूनतम में, या in the second stage of production average productivity of labor decreases, increases, remains constant in minimum, या यूं कहें तो पहला mts xy is equal to px upon py, b mts xy is equal to py upon px, या c mts xy is equal to the average productivity of labor decreases, increases, remains constant, या minimum क्या रहती है। तो अगर बात किया जाए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिक्रीज करती है। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्रीज करता है, बढ़ती है। ठीक है, आपकी जो औसत उत्पादकता है वो क्या होती है? बढ़ती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन विल बी अटेन्ड ऑन द पॉइंट वेयर, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहां अटेन होता है, या यूं कहें तो न्यूनतम लागत संयोजन उस बिंदु पर प्राप्त किया जाएगा जहां mts xy is equal to px upon py, mts xy is equal to py upon px, या mts xy is equal to px into py, या d इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, mts xy is equal to px upon py। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम लागत संयोजन दर्शाता क्या है? उपभोक्ता का संतुलन, दूसरा निर्माता का संतुलन, दोनों ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं, या लिस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी कि
निर्माता का संतुलन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यू शेप्ड कर्व, इनमें से कौन सा या निम्न में से कौन आकार का वक्र नहीं है? औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र, निश्चित लागत वक्र या औसत लागत वक्र। कौन यू शेप नहीं रहता है? या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व। बताइए कौन सा इसमें से यू शेप नहीं रहता है? तो इनमें से आपका यू शेप नहीं रहता है एवरेज कॉस्ट कर्व, मतलब एवरेज कॉस्ट कर्व जो है आपका यू शेप्ड नहीं रहता है। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एटीसी एंड एएफसी शो, या एटीसी और एएफसी के बीच का अंतर क्या दिखाता है? सामान्य लाभ, प्रभाव लागत, अवसर लागत, परिवर्तनीय लागत, या नॉर्मल प्रॉफिट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 यूनिट इज रुपीज 200 और 11 यूनिट 250 रुपीज, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? ₹50, ₹75, ₹40 या ₹100। या यूं कहें तो यदि 10 इकाई की उत्पादन लागत 2,200 है, 2007 नहीं, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे होगा ₹200 है, और 11 इकाइयों की 250 है, तो सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपका हो जाएगा ₹50, यानी 50 रुपए आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। क्यों? देखिए 250 है और 200, इनके बीच का अंतर, सीमांत का मतलब ही होता है क्या? अंतर या फिर डिफरेंस। मार्जिनल मीन्स डिफरेंस, तो 250 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना है? 50 रुपीज है ना, तो 50 रुपीज आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे योजना वक्र भी कहा जाता है? या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लानिंग कर्व, इसमें से किसको हम लोग प्लानिंग कर्व के नाम से भी जानते हैं? एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या डी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। या यूं कहें तो पहला दिया है औसत लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र, दीर्घावधि या दीर्घावधि औसत लागत वक्र, अल्पावधि औसत लागत वक्र। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या दीर्घावधि औसत लागत वक्र। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। सो तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स नेशन के साथ, एंड थैंक यू सो मच।